वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का चेकमेट में। तो ये होने वाला है सेकंड पार्ट। फर्स्ट मैं रिलीज़ कर चुका हूँ जैसा कि आपको, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था उस चीज़ के लिए, वो थैंक यू सो मच। और शाम ढल चुकी है, 2 वीडियोस वैसे ही डल चुकी है हमारी। कौन कौन सी? पहली करंट अफेयर्स की थी, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप पे, और दूसरा हमारा डांस पे। तो यह है थर्ड। मैंने बोला था ना कि आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, लेकिन आज ही वीडियो आएगी चेकमेट की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टैगलाइन है हमारा, लेट्स कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट। क्यों है मैं दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये है हमारा चेकमेट टेबल। ये क्या है? दरअसल मैं अपना विजन बड़ा क्लियर करके चलता हूँ आपको, ठीक है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा विजन ये है कि देखिए, जो हमारा टॉप 200 सीरीज़ है, ठीक है, हो सकता है कि हम कर पाएँ नहीं कर पाए, आगे दूर की बात है, ठीक है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितना क्लोज जा सकते हैं, उतना तो जाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें करंट अफेयर्स जो है वो भी एसएससी टॉप 200 का ही सीरीज़ है। आपको लग रहा है कि केवल यही है जो हम 6 पर अटके हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये भी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स थे, जैसे कि स्पेस था, वो भी तो इसी का पार्ट था। तो अब ऐड करोगे तो हमारे टॉपिक्स 10-15 तो हो ही गए हैं उस हिसाब से। तो वैसे ही करते करते हमें आगे बढ़ना, 2 महीना है, ठीक है। काफ़ी हद तक कोशिश यही होगी, कम से कम तो 120 पार कर जाएं हम, ठीक। अगर ये पार करते हैं, और मेरा विजन, मैं ये कह रहा था कि चेकमेट से रिलेटेड, कि चाहे पूछने दो यार एसएससी को, जितना भी क्वेश्चन मुश्किल पूछना है, जितना भी स्टेटमेंट डालना है, जो करना है करने दो उसको, ठीक है। लेकिन जो हम टॉपिक करके जाएं, अगर उससे, ठीक है, क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा इंटेंशन है। अगर आप इस बेसिस पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पहले ये चीज़ अपनी है ना स्टांस क्लियर रखा है कि ऐसा नहीं मतलब सोचिएगा कि मैं सारा चीज़ करवा के दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना नहीं, ठीक है। मेरा बस ये है कि जो टॉपिक्स हैं उसको इतने अच्छे से कंसोलिडेट करके चलेंगे ना कि मतलब वो गलत होने के चांस ही नहीं होगा उसका, ठीक है। ये मेरा है ना विजन है। ओके चलो, तो यही है चेकमेट टेबल। हम पहले क्या कर रहे थे, रैंडम टॉपिक्स उठा रहे थे, थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ, ऐसे ऐसे करके नहीं। हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी को बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है, मतलब डीप तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने जो चैप्टर पढ़ा उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से ना एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके थोड़े और डीप वर्जन को है ना ध्यान से देखेंगे, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। ये मेरा एसेंस है, ये मेरा है ना विजन है, जो भी आप इसे समझ सकते हो, दृष्टिकोण है। हाँ, चलो तो दो, ये चेकमेट टेबल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एसएससी टॉप 200 और करंट अफेयर्स हमारी चल रही है। हमने क्या क्या कर लिया, गवर्नमेंट स्कीम कर लिया, इंडियन स्पेस प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कर लिया, और करंट अफेयर्स का मैराथन कर लिया था, ठीक है। लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलपीजी, मथुरा और गांधार आर्ट, हिस्टोरिकल एक्ट्स और फोक डांस, ठीक है। ये सारा मतलब कुछ कुछ चीज़ें की पार्ट्स रह रहे हैं कई, है ना, लेकिन इतना है कि ये हमने स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट भी कर दी है। अब ध्यान से समझना कि यही टॉपिक है हम अपने चेकमेट होता है क्या, पीवाई की सीरीज़ होती है ना, तो सीजीएल, ठीक है, सीपीओ, और अपने जो ग्रेजुएशन लेवल के एसएससी के जितने पेपर्स हैं उसको मैं उठा के रखूँगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या समझदारी रखनी है, ये चीज़, ठीक। चलिए, आज की क्लास से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा मेरा क्या, ठीक है, इरादा है। चलिए, तो लेट्स क्रैक एसएससी सीजीएल का जो एम्स हुआ था, ऑल इंडिया मॉक सीरीज़, कल उसी पे ये बेस्ड होने वाला है, ठीक है। और जिसने नहीं दिया, जिससे छूट गया, तो इस बार जो संडे को होगा उसको मतलब बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहता है, पीवाईक्यू पे ही बेस्ड रहता है, सारा का सारा पीवाईक्यू ही रहता है आपका, ठीक है। जो हम टॉपिक करते हैं उसी को है ना कंपाइल करके रखते हैं सामने, ताकि आपके मेमोरी को है ना कंसोलिडेट किया जा सके, आपकी ना समझ को बिल्ड किया जा सके, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। विच आर्ट फॉर्म डेवलप्ड रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, मिलाना, ग्रीक और इंडियन आर्ट को, ठीक है, इंडियन आर्ट स्टाइल को मिलाकर बनाया गया। किसको? ग्रीक और इंडियन स्टाइल को। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे हमने जो क्लासेस में पढ़ रखा है उसको वैसे हमने पहले ही डीप में पढ़ रखा है, हमारा क्लास वैसे ही बहुत डेप्थ में रहता है। मैं उसी को ज़बरदस्ती रिपीट नहीं करना चाहता, हमें ना समय वेस्ट करने का कोई हमारा इरादा रहना नहीं चाहिए। जैसे कि जो चीज़ हमें ना एक्स्ट्रा है मतलब जो कि और पूछी जा सकती है, इस बार में देखो पेपर में अगर मथुरा गांधार पे पूछ लिया गया है, तो हो सकता है इसमें दे रखा है गुप्ता, तो गुप्ता भी पूछ सकता है वो। तो इस तरीके से ना हम ऑप्शंस को है ना समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरा एसेंस है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल इसको डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा टच भी करते हुए चलूँगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक, चलो ध्यान देना सर। तो क्या था क्वेश्चन यही है कि फ्यूजन क्या, मिलाया गया ग्रीक और इंडियन आर्ट को, ठीक है। ग्रीक क्या होता है आपका, इसको कहते हैं ग्रीक यानी यूनानी, ठीक है, यूनानी, इन दोनों को मिलाया गया और क्या बनाया गया, कौन सा आर्ट,
तो ये है आपका मथुरा, गांधार, अमरावती, गांधार है, ठीक है। ओके, अब देखो मथुरा आर्ट से क्या क्या हमें सीखना है। तो मथुरा आर्ट वो आर्ट है जहाँ पर इंडिजिनस होता है। इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी होता है। स्वदेशी यानी खुद के बनाए हुए मूर्ति कला, ठीक है ये। और जो गांधार आर्ट है इसमें 3 मूर्तियों को मिला के बनाया जाता है, यानी मूर्ति शैली सी मतलब की मिलावट देखने के लिए मिलती है। कौन सी होती है? एक तो यूनानी जिसे हम ग्रीक कहते हैं, एक होता है आपका ईरान से, ठीक है, और एक होता है आपका यूनानी, ईरान, और एक हो गया आपका रोमन, ठीक है, रोम साम्राज्य वाला ये चीज़, ठीक है। इन तीनों को मिला के गांधार आर्ट बना है। ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, अब यहाँ पर देखो अमरावती आर्ट क्या है कि इस देखो इन दोनों में क्या है ना कि मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। बुद्ध की मूर्ति पे बहुत फोकस होता है। और किसने इसको मतलब वो दिया था, संरक्षण दिया था? तो कुषाण ने संरक्षण दिया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और अमरावती में खास बात क्या है, इसमें भी बुद्ध की मूर्ति होती है, लेकिन मूर्ति के साथ साथ क्या होता है, पूरी लघु कथाएं होती हैं, जिसे जातक कथाएं होती है, ये लिख लेना, जातक कथाएं होती है, ठीक है। तो ये जातक जो कथाएं होती हैं उसमें दिखाया क्या जाता है, एक फ़ोटो होती है, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध जी होते हैं छोटे से, मतलब ज़्यादा इनकी बड़ी मूर्ति नहीं होती। अब इनके आसपास उनकी जीवन रेखा दिखाई जाती है, लोग दिखाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हाथी, घोड़े, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन का जो हो गया आपका व्हील दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इनका ना, ठीक है, सिम्बलाइज़ करने के लिए इसको ना मतलब दिखाया जाता है। चलिए, इसका तो मैंने आपको ना शॉर्ट में बता दिया। अगर डीप जानना है तो आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप है ना स्टूडेंट हो, आपने देख रखा है। स्टूडेंट क्या दोस्त हो, है ना। चलो, तो गुप्ता आर्ट को देखते हैं। तो गुप्ता आर्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये भी एक्चुअली में बुद्ध से रिलेटेड है। एक्चुअली में देखो, समझो कि ये ना एक्चुअली जो है गुप्ता आर्ट है, ये हिंदुज़म पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। लेकिन ये बुद्ध आर्ट पे भी इन्होंने ना काम किया है। जो इनका बुद्ध आर्ट है उसका एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं, ये लिख लेना उसको कहते हैं आपका सारनाथ स्कूल शैली कहते हैं, स्कूल की आर्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, जो इनकी मूर्ति होती है ना इसमें बुद्ध की, वो क्रीम कलर की होती है। क्रीम क्या होती है? वो जो पिच कलर नहीं होता, उस तरीके का कलर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसका, इस रंग का क्यों होता है? वो होता है चूनार पत्थर की वजह से, चूनार सैंडस्टोन से होता है, ठीक है। या चल नहीं रहा है तो, ठीक है, सैंडस्टोन से होता है। और ये सैंडस्टोन पता ही है आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक की वजह से ये, ठीक है, सैंडस्टोन बनता है। और सैंडस्टोन का कौन सा पार्ट है? चुनार पत्थर है। चुनार पत्थर का रंग कैसा होता है? पिच होता है। और ये पिच जो होती है वो उसी से बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं, जो कि सारनाथ स्कूल से रिलेटेड है। सारनाथ स्कूल किससे रिलेटेड है? आपका गुप्ता से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आंसर क्या था हमारा? गांधार आर्ट था, ठीक है। ठीक, अपना मैच भी करते रहिएगा आंसर की से। ओके, मिस्टी, अरे चल जा, ठीक है। द इनिशिएटिव ऑफ मिस्टी, अरे हिंदी में भी जो बात है कि देख लेना, मैंने साथ साथ में लिख रखा है, देखो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर मैं प्रॉपर हिंदी लेने चले जाऊँगा तो यार 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, समझा करो इसको, ठीक है। और सीजीएल अगर आप कर रहे हो तो आपको ना मतलब थोड़ी इंग्लिश पे भी ध्यान देनी पड़ेगी ना भाई, है ना। चलो, मिस्टी इनिशिएटिव जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, वो किस चीज़ से स्टैंड करता है? तो मिस्टी जो है ना वो आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा आंसर ए, ठीक। अब ये मिस्टी है क्या, मैंने आपको बता रखा है, ये मैंग्रोव्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है, एक स्कीम है, ठीक है, एक तरीके का एक इनिशिएटिव है। मैंग्रोव्स बढ़ाना क्यों है? मैंग्रोव्स जो होते हैं, जो हमारा जो इंडिया है उसके कोस्टल एरियाज़, ये होता है ना कोस्टल एरियाज़, यहाँ देखने के लिए मिलता है। स्पेशली आपके गुजरात एरिया, महाराष्ट्र याद रखना, महाराष्ट्र ने सबसे पहले क्या एक मैंग्रोव सेल नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ताकि मैंग्रोव्स को बढ़ा सके। और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव का भरमार देखने के लिए मिलता है वो सुंदरवन में देखने के लिए मिलता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये पूछा गया था, सुंदरवन जानते हो ना कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के एरिया में हो गया, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो इसको लगाया क्यों जा रहा है? मैंग्रोव दिखता कैसे ऐसे होता है, इस तरीके का होता है ना, ये अरे तने वाले नहीं होते, बड़े बड़े से ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं, वो होता है आपका मैंग्रोव। तो ये मैंग्रोव करता क्या है? ये मैंग्रोव जो होते हैं ना, एक सबसे पहले तो ये क्या होता है, CO2 का, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको, CO2 को ऑब्जॉर्व करता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, इसको ऑब्जॉर्व करना ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा फैल जाएगा तो गर्मी हमारे जो अर्थ में और बढ़ जाएगी। तो ये कितना अच्छा काम कर रहा है आपको पता चल गया होगा। दूसरा, जो टाइड्स आते हैं उसके पानी को रोकने का काम करता है ये, ठीक है। ओके, और साथ साथ में क्या करता है, इसकी जो जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं, तो वो ज़मीन को ना जकड़ के रखता है, ताकि सॉइल क्या ना हो, इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन ना, ज़मीन धंस जाती है उसकी वजह से, ये ज़मीन को धंसने से बचाता है। अंदर से जो मिट्टी है ना, उसकी जड़ें इतनी दूर है, पेड़ यहाँ तक, ठीक है, लेकिन इसकी जड़ें दूर तक होती है, तो मिट्टी को ना दबा के रखती है कि है ना ये टूटे ना, ठीक। ये चीज़ें इसमें और ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक। मैंग्रोव सेल पूछ रहा है इससे क्वेश्चन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम का ये। चलिए, ये भी गवर्नमेंट स्कीम से आपका। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो
ये आपका कथन निष्कर्ष, ठीक है। स्वामित्व स्कीम जो है उसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए, ठीक है, यूजिंग ड्रोन बेस्ड मैपिंग से रिलेटेड। यानी ये बोल रहा है स्वामित्व स्कीम जो है वो आपके प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड है, जिसमें ड्रोन बेस्ड मैपिंग होती है उसके ज़मीन की, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज़, ठीक। तो इसका आंसर ये होगा, एक तो होगा, देखो समझो, स्वामित्व स्कीम जो है, अगर मैं थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ये मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन देख लो कि होता क्या है, मैपिंग करनी होती है। जो ज़मीन होती है ना आपकी, जो ज़मीन होती है ना गांव घरों में, तो उनकी मैपिंग करनी होती है। कि कैसे मैपिंग करनी होती है कि आपका घर मतलब सैटेलाइट मैपिंग होती है कि आपका घर इतना एरिया में, आपका घर इतना एरिया में, आपका इतना है, ताकि आपस में विवाद ना हो, ठीक है। ये ज़मीन का विवाद गाँव में ना बहुत ज़्यादा है, तो उसको निपटाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि एक बार अगर मैपिंग हो गई तो वो डाटा पे चढ़ जाएगा, और डाटा पे चढ़ गया तो फिर इसका मतलब क्या है कि यही आपका परमानेंट घर है। अब आप, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके भी नहीं कर सकते, जाइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर भी वो भी फंडामेंटल राइट तो है नहीं, ठीक है। चलो, तो और ये भी याद रख लेना, अगर आई गया तो 19 का आर्टिकल नंबर 1 का एफ पार्ट में था, ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था प्रॉपर्टी का, और मेरे को बताना किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया, ठीक। ये देख लेना, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये CGL 2025 ऐसे ऐसे मतलब पेपर्स के पूछे जा रहे हैं, तो वही चीज़ है ना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। तो दूसरा जो इसमें पहला वाला तो ये सही है, ठीक है, मैपिंग की जाएगी, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरा क्या, अच्छा, ये कार्ड बेचना, हाँ मतलब कार्ड बांटना, हाँ बांटा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने, अभी मोदी जी है ना, उन्होंने कार्ड बांटा है, ठीक। कार्ड क्या है, मतलब एक तरीके से वैलिड कर देता है कि हाँ, ठीक है, आपकी मैपिंग होने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा और वो चीज़ क्लियर कर देगा कि हाँ आपकी ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक की है, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है कि आपके द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड द बोथ रूरल एंड, नहीं, ये गलत है आपका। क्यों? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर रखा गया है, तो पंचायत तो आपके गाँव घरों से रिलेटेड है ना। चलो, तो यानी आपका एक ठीक है और दूसरा आपका गलत है, यानी ये आएगा, थर्ड आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, हर खेत को पानी, ठीक है, देते हैं पानी। चलो, तो हर खेत को जो पानी स्लोगन है वो किस स्कीम से रिलेटेड है? तो एक आगे आपका परंपरागत कृषि, इसका बाद क्या, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा रखा है, कृषि सिंचाई योजना क्या है, सरकार मुहैया करवाती है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है, आपकी है ना, कुएँ खुदवाती है, उसके बाद आपको है ना, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी, हर खेत को पानी देने का काम है। इसी के अंदर एक और सब स्कीम चलती है, मतलब सब स्कीम कह सकते हो उसको, वन ड्रॉप मोर क्रॉप वाला, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर देखते हैं, जो हमने नहीं किया वो है परंपरागत कृषि, भी मैंने करवा रखा है। ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि क्या होती है कि मतलब खाद, मतलब फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, अपने जो खेती करेंगे ना उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़मीन जो होती है ना, मतलब क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने पर उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है ना वो गिरने लगती है। उसकी जगह हमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे कि आपका गोबर हो गया, ठीक है, बायोगैस हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। उसके बाद आ गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये क्या है, ये है सरकार क्या कर रही है ना, एक बफर जोन। बफर जोन आपको मैंने बताया था कि MSP के बारे में जब मैं आपको बता रहा था कि है ना, सरकार खरीदती है MSP पे और बफर जोन में रख देती है फसल, मतलब जो भी फसल होते हैं किसान के। अब वो एक ऐसी जगह होती है जब इमरजेंसी में काम आता है या राशन देने में, वहीं से राशन भेजा जाता है, वो ख़राब नहीं होती। क्यों ख़राब नहीं होती, उसमें गामा रेज यूज़ होता है, ठीक है, यानी स्टोरेज होता है एक तरीके का सरकार का इमरजेंसी के लिए, ठीक है, उसको ही कहते हैं बफर जोन। अब समझो, सरकार इसी तरीके के बफर जोन बनाना चाहती है, या एक ऐसे मतलब है ना, प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, प्लेटफॉर्म कह सकते हो, जैसे कि है ना, स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहती है। किसके लिए, किसानों के लिए बनाना चाहती है, ठीक है, ताकि उनको अगर अपनी मतलब उनके पास जगह नहीं है रखने का अपना फसल, तो वह है ना सरकार के पास भी जाके जमा कर सकते हैं। ये एक व्यवस्था होता है, ठीक है, आपका कौन सा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना जो है कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मान लो जो इनकी किसान है वो बहुत सस्ते में इंश्योरेंस खरीदता है, और अगर मान लो उसकी कि जो है एक साल बारिश आ गई, ठीक है, आंधी आ गया, तूफान आ गया, फसल ख़राब हो गई, तो सरकार अपने जेब से पैसे देती है कि हाँ, मतलब इंश्योरेंस का पैसा देती है कि हम है ना, मतलब एक तरीके से भुगतान कर रहे हैं, आपने इंश्योरेंस खरीदा था तो उसको मदद करने के लिए रखा गया। तो ये अच्छा मतलब योजना कब शुरू किया गया था, ये याद रखना, ये 2016 में शुरू किया गया था। और एक करंट अफेयर मेरे को ध्यान में आ रहा है, लगभग 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ इनरोलमेंट्स पूरे हो चुके हैं इसके, ठीक है, यानी किसान इसके साथ जुड़ चुके हैं इस बीमा के साथ में। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आते हैं हम इतने बड़े स्टेटमेंट, चलो देखते हैं। ग्रीक यानी गांधार, ठीक है, और मथुरा,
ठीक, इसकी वही आ गया आपका गांधार और मथुरा की शैली। तो गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट है वो किससे, हेलेनिस्टिक आर्ट से रिलेटेड है। ओके, मतलब उसे इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो इंडिजिनस होता है। समझो इसका मतलब, मैंने अभी आपको बताया, जो मथुरा होता है वो स्वदेशी होता है, वहीं के जो आम लोग हैं ना उन्हीं के कला से वो बना हुआ है। ठीक है, उन्हीं की कला पे वो मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये तो बात सही है। और गांधार जो है वो 3 इन्फ्लुएंस मैंने बताया 3 जगह से। एक तो ग्रीक को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के आर्ट को। और दूसरा आपका ईरान, और तीसरा रोमन, यानी ये बात सही है पहला आपका। दूसरा कहा इन्होंने कि गांधार की जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो ग्रे पत्थर से बनी होती है, जबकि मथुरा की जो होती हैं वो रेड बलुआ पत्थर से बनी होती है, रेड स्टोन से बनी होती है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो आपका एक्सक्लूसिवली जो उनकी मूर्तियाँ होती हैं वो हिंदू देवताओं के लिए होती है। अच्छा, वाइल द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो एसोसिएटेड होता है बुद्ध से। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही कही है। ठीक है, गांधार जो होता है वो आपकी किसकी मूर्ति से रिलेटेड है, बुद्ध से। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मथुरा जो आर्ट ऑफ स्कूल है वो हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब समझो ये एक्चुअल में सही भी है गलत भी है। कैसे सही गलत है कि मथुरा में जो इंडिजिनस जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, बुद्ध का है। ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपकी हिंदुज़म की मूर्तियाँ बनती है। ऐसा नहीं कि इनकी मूर्ति बनती नहीं, बनती है, बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि केवल हिंदू की बात की जा रही है। ये वर्ड ना मैंने अभी दो अब बक्सा बनाया था ना, एक तरफ रखो शक का दायरा, एक तरफ रखो एक्सट्रीम वर्ड, तो ये आपका एक्सट्रीम वर्ड है आपका एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये आएंगे तो ध्यान अपना पूरा रख देना कि ये ऑलमोस्ट गलत होता है ये वाले ऑप्शंस वाले। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली जो आ गया गलत है। ठीक, तो हिंदू से मतलब जो देवी देवताओं से ये केवल नहीं है, ये बुद्ध से भी रिलेटेड है। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका बुद्धा जो की जो इमेज होती है गांधार स्कूल में, उसमें दिखाया गया है उनकी जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाया गया है, उनका ड्रैप मुझे ये क्या होता है, ड्रैप जो होता है उनका ये के चूनटे नहीं कहते, सलवटे जो होते हैं कपड़ों के, वो उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाया गया, अच्छा रियलिज्म वो जो होता है। ठीक है, और मथुरा में क्या होता है, उसमें बुद्ध को दिखाया गया कैसा स्पिरिचुअलिस्टिक दिखाया गया। आप समझो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो बुद्ध है ना उसको कैसे दिखाया गया, उनके घुंघराले बाल हैं किसमें, गांधार वाले में। ठीक है, और क्या है उनके उनके कपड़े में ना सलवटें देखने के लिए मिलती हैं, और क्या क्या है उसके रियल जो एक्सप्रेशंस देखने के लिए मिलता है चेहरे पे, वो सब चीज़ें हैं। और ये बात बिल्कुल सही कही है इसने। ठीक है, और जबकि जो मथुरा वाले में है उसमें उनमें भगवान का रूप दिखाया गया है। ठीक है, एक तरीके से भगवान माना गया उनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के टाइम पे अगर आपको पता हो तो विष्णु का अवतार मान लिया गया था, किसको, बुद्ध को मान लिया गया था। इसीलिए उनको ऐसा, ठीक है, भगवान का अवतार के रूप में दिखाना ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, यानी अपना फोर्थ भी ठीक है, 1 2 एंड 4 ठीक है, यानी ठीक है, 1 2 एंड 4 आपका 3 ठीक है, ये होगा। चलो 7th का डाल दिया, ट्रांसलेशन सही से करता नहीं है कभी कभी ये। ठीक है, ओके ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, और कुषाण में कौन था, वो कनिष्क था। ठीक है, याद रखना कनिष्क था, वो उसने किया है। और एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि भैया ये अशोक जी ने भी तो किया था, तो उनके बारे में आपने क्यों नहीं बताया, तो है ना, कोई है ना सिस्टर थी हमारी, उन्होंने पूछा। तो बहन बात ये है ना कि जो मौर्यन है, या स्पेशली मैं अशोक जी की बात करूं, हमारे ग्रेट अशोक की, उन्होंने किया है, लेकिन वो उन्हें मूर्तियों से उनका ज़्यादा है ना लगाव नहीं था। उनका किससे लगाव था, केव से लगाव था। ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगा केव कौन कौन सी है। ठीक, उसके बाद क्या क्या केव हो गया, अब उसके बाद आपका स्तूपाज हो गया। स्तूपा जानते हो ना आपको, बुद्ध से रिलेटेड जो होता है वो, इन दोनों से उनको बहुत लगाव था, किसको, अशोक को। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, मॉडर्न से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो केव की बात ही कर लिए तो ज़रा केव को समझते हैं कौन कौन सा। तो एक केव याद रखना आपको, बराबर की केव, बराबर की केव। ठीक है, तो ये जो बराबर की जो केव है कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये बिहार में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर ये होता है आपका, जहानाबाद है ना, जहानाबाद। ठीक, ओके, ये ध्यान रखना। और जहानाबाद जो है ये गया के पास में है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, जहानाबाद पूछे ना पूछे ये पूछ लेगा कि ये ना कि मतलब गया दे सकता है ऑप्शन में। ठीक, तो याद रखना बराबर की केव कहाँ पे है। ठीक, ये किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। और जस्ट बराबर की केव के बगल में ही लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, तो वो कौन सा है, वो है लोमस ऋषि, अरे ठीक है, लोमस, चलता नहीं है यार ये पेन, ऋषि, ठीक है, केव कहते हैं उसको। ठीक, ओके, ये समझ आ गया। और लोमस ऋषि जो केव है ये भी अशोक ने ही बनाया था। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम, एक और केव है इंपॉर्टेंट, वो है आपका जिसे दशरथ मौर्य ने बनाया था, दशरथ
मौर्य ने बनाया था। ये दशरथ मौर्य थे कौन? ये उनके ग्रैंडसन हुआ करते थे। किसके? अशोक के ग्रैंडसन हुआ करते थे। इन्होंने बनाया था नाग अर्जुन, ठीक है, नाग अर्जुन केव बनाया था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप। चलिए क्लियर हुआ ये? और अशोक के बारे में और देखें, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना। चलो तो ये सब क्लियर हो गया। ओके, मौर्य हो गया, कुषाण हो गया। नंदा के बारे में ज़्यादा नहीं, बस आप ये ध्यान रखना, इससे ये पूछा जैसे पिछले साल रज़िया सुल्तान से पूछ लिया था उसका ना टाइम पीरियड, तो उसका भी टाइम पीरियड याद कर ही लेना। तो नंद वंश जो था तो वो था आपका 345 था कुछ, ठीक है, 345 बैक सेंचुरी, ठीक है, और 321 बैक सेंचुरी पे जाके ख़त्म हुआ था। हाँ ठीक है, 345 ही था, ठीक है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ये ख़त्म कैसे हुआ था? इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, याद है? याद अगर स्टोरी अगर याद हो आपको तो चंद्रगुप्त मौर्य को है ना जलील करके भगा दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बदला लिया था किसके? चाणक्य के साथ मिलके। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं ये चीज़ को बताऊंगा आपको अच्छे से। चलिए चोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। तो देखो, तो चोला के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बृहदेश्वरी टेम्पल, बृहदेश्वर, ठीक है, टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तंजौर में है, तंजावुर में है, ठीक है, तंजावुर में है। और इसको बनाया किसने था? तो ये था आपके राजेंद्र नहीं, राजराज चोल थे, क्या राजेंद्र नहीं, राजराज चोल थे, ठीक है। और इसमें कौन सी शैली यूज़ की जाती थी? तो द्रविडियन शैली यूज़ की जाती थी, ठीक है। द्रविडियन जानते हो ना, एक होता है वसारा की शैली होती है, द्रविडियन की होती है, और नॉर्थ की शैली को क्या कहते हैं बताना ज़रा, ठीक। ओके, तो ये हो गया। और क्या देख सकते हैं हम? एक चीज़ ये देख सकते हैं कि गंगईकोंडा चोलपुरम, ठीक है, गंगईकोंडा चोलपुरम नाम का एक एरिया मतलब स्टैब्लिश किया था। किसने किया था? ये राजेंद्र चोल ने किया था। ये बेटे थे राजराज चोल के, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, ठीक। अब ये थोड़ा ना एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब देखते हैं, करता हूँ यार कहीं पेन वेवन का व्यवस्था, ये चल नहीं रहा सही से। 7th क्वेश्चन, ऑलराइट। तो 7th क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि 1935 का ऐसा कौन सा फीचर है यानी विशेषता है जिसे आगे चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये कहने का मतलब है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ठीक है। तो बताओ मेरे को, ठीक। अब ये है आपका फेडरल सिस्टम। अब मैं समझाता हूँ एक एक चीज़ करके, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको एक्ट के बारे में, तो रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो डायरकी थी प्रोविनेंस लेवल पे, उसको ख़त्म किया गया। मतलब क्या है? जो आपके जो प्रोविनेंसेस नहीं होते थे, रजवाड़ों वाला जो एरिया हुआ करता था, ठीक है, इस स्तर पर क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था, लोकल शासन हुआ करता था, इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब किसको दे दिया गया? सेंटर और स्टेट लेवल का बना दिया गया, कि यानी फेडरल बना दिया गया। फेडरल सिस्टम जानते हैं ना, जो जिसे संघवाद कहते हैं ना, ताकत का बंटवारा जिसे हम कहते हैं, ठीक। अब इसमें ताकत का बंटवारा एक सेंटर और स्टेट लेवल पे कर दिया गया। आपको ये ना रजवाड़े, ठीक है, आप इनके लोकल लेवल पे गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये चीज़ था, ठीक है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो। दूसरा क्या था? ये था आपका वुमेन, ठीक है, लेबर और एससी, ठीक है। ये इन्हें क्या मिल गया था? इन्हें स्पेशल पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। पृथक निर्वाचन होता क्या है? पृथक निर्वाचन क्या होता है? इसे कहते हैं हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एक मुस्लिम है, ठीक है, वो केवल मुस्लिम को ही वोट देगा। एक सिख है, वो केवल सिख को ही वोट देगा। क्रिश्चियन को ही वोट देगा। इसी को कहते हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये अब ये पहले ही लॉन्च कर दिया था किसके अंदर, ठीक है, जो भारत ये है ना क्या फूड डालो नीति, उसी के अंदर ही इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा पहले से ही, ठीक है। जब आपका वुड डिस्पैच आया था उसी टाइम से ये सब चल रहा था, जब जो इंग्लिश एजुकेशन के नाम पर, ठीक है, गलत मिशनरीज़ को हमारे इंडिया में भेज दिया था, उसी टाइम से सब ना चल रहा था। अब इसको और 1935 में और इसको डीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वुमेन को भी अब बोला कि वुमेन का है ना, वुमेन को अलग से पृथक निर्वाचन मिलेगा। एससी है ना, शेड्यूल कास्ट वालों को अलग से मिलेगा। उसके बाद आपका लेबर्स को अलग से मिलेगा। तो पूरी तरीके से ना ये केवल धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, ठीक है, लोगों के आधार पर, लिंग के आधार पर तोड़ना चाहता था अंग्रेज़ भारत को अलग अलग हिस्सों में। तो ये था उसका, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या था? 1935 में ही लिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये मतलब पहले क्या था ना कि कोई भी किसी के भी काम में घुस जाता था। अब प्रॉपर डिसाइड कर दिया गया था, जैसे होता है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये इसी तरीके से। और रेजिडरी लिस्ट होता था एक। रेजिडरी लिस्ट की पावर किसके पास थी ये याद रखना, ये होती थी आपके वॉइसरॉय के पास थी, ठीक है, ये पूछता है आपसे। ओके,
रेजिडरी लिस्ट क्या होती है ये मैंने बता रखा है, जो ऐसी लिस्ट जो मेंशन ना हो और उस पर ना तुरंत कानून बनाने की ज़रूरत हो, वो वाली लिस्ट, ठीक। और क्या था आपका, एक था बर्मा, है ना, हाँ, सेपरेशन से हमने पढ़ा था। तो बर्मा को इसी टाइम पे, बर्मा यानी जो आप जो पढ़ते हो ना म्यांमार, ये वाला, ये इसको अलग कर दिया गया था 1935 में। और 1935 1 अप्रैल को एक और चीज़ हुई थी, क्या आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इतना काफ़ी है इसका, चलो। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसी में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो आपको अगर अच्छे से पता हो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, कब, 1976 में। फिर क्या करते हैं हम, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाते हैं, कितना, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है मौलिक कर्तव्य, ये करता ये है कि हमें बताता है कि हमें अपने देश के प्रति, ठीक है, हम अपने लोगों के प्रति, ठीक है, मतलब अपने हमारे कर्तव्य, लोगों के कर्तव्य को बताता है कि हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या है, ठीक है। कितने, 11 है। और 11वां वाला बहुत अच्छे से याद कर लेना। 11वां क्या हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इसके थ्रू 21A को ऐड किया गया था, ये जो अपना आर्टिकल है, ठीक है, 21A आर्टिकल, जिसके तहत बोला गया 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलेगा, आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अगला है हमारा पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ये मैंने बता दिया, यूके से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेजी से पूछता है, सार्वभौमिक वयस्क मध्य अधिकार से ना क्वेश्चंस पूछता है। तो इसे क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये है ना आर्टिकल नंबर 326 में आता है, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, ये ध्यान रखना। और इसे कब लाया गया था, इसको है ना 1988 में जो हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट, 61 हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा, देखो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1988 में लाया गया था, किसको, ठीक है, 18 साल से ऊपर लोग वोट कर सकते हैं इस चीज़ को, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसे आर्टिकल 326 में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और एक और चीज़ आपसे वुमेन से रिलेटेड पूछता है, तो वुमेन का ध्यान रख लेना। जो सबसे पहले वुमेन को अधिकार मिला था क्या, वोट देने का, वो 1893 में मिला था। कहाँ मिला था, ये न्यूजीलैंड में जाके मिला था, ठीक है। और इंडिया में कब मिला था, ये आपका ये मिला था 1921 था, 21, हाँ 1921 था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना बस, ठीक। ओके, और कुछ इसमें, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8वां, व्हाट वाज द, ये भी सीजीएल में पूछा गया था, व्हाट वाज द मेजर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबलाइजेशन मेजर इन द 1991 का रिफॉर्म्स, ठीक है। क्या होता है, इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, इन्हेंस करना सोशल सेक्टर को, ठीक है, उसका कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिस्टोरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। और एलपीजीए का मतलब ये नहीं होता कि एलपीजीए है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट लिखा है तो हम प्राइवेट पे है ना आँख बंद करके टिक मारा है, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक। अब समझो ये क्या रहा है, ये स्टेबलाइजेशन को कह रहा है। जब भी ये स्टेबलाइजेशन की बात आएगी, यानी इसका मतलब है क्या करना, ये बैलेंस बनाने की बात आती है। बैलेंस किस चीज़ पे, दो आधार पर बैलेंस बनता है। एक तो आपका इन्फ्लेशन के आधार पर, जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, इन्फ्लेशन के आधार पर कैसे बैलेंस बनता है। देखो सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है, अगर मैं थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, डिमांड एंड सप्लाई पर ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपके देश में डिमांड क्या होता है, मांग होती है किसी चीज़ की, ठीक है, किसी वस्तु की। मान लीजिए ये कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है, इस कुरकुरे की पैकेट की मांग बहुत है लेकिन इसको बनाने वाले बहुत कम है, तो ये लोग ना अंधाधुंध डिमांड करेंगे। 10 रुपये वाला कुरकुरे 50 रुपये में मांगेंगे और आपको ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि आपको इसकी तलब लग गई है ना ठीक। तो वही चीज़ होती है आपकी, ठीक है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होगा कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी प्राइस जो है ना वो क्या है, पूरे डिपेंड करता है आपके डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड ज़्यादा, ठीक है, अगर सप्लाई कम तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। और इसी का मतलब यही होता है स्टेबलाइजेशन में, क्या होता है कि इसे यानी इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई कहते हैं। प्राइस बढ़ने को महंगाई कहते हैं, ये समझ आ गया। अब इसको ठीक करने को ही स्टेबलाइजेशन कहते हैं। किस तरीके से ठीक करते हैं ये हम पढ़ेंगे जब इन्फ्लेशन है ना, कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे है ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट टूल्स यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, वो सब अलग चीज़ें, वो हम डीप में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उसी पे ध्यान देंगे, अगर डीप में जाने लग गया तो हो गया हमारा, ठीक है। अब वो है ना हम जब चैप्टर करेंगे उसी में ध्यान से देखेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दो देशों के बीच में, ठीक है, यानी मान लो कि ये आपका देश है, ये आपके दोस्त का देश है, ठीक है, तो आपने उसको कितना सामान दिया और उसने आपको कितना सामान बेचा, दोनों के बीच में यही जो बही खाता होता है ना, उसी को जब गिन के निकालते हैं कि किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान। मान लो कि आपने इसको ज़्यादा सामान बेचा उसने कम, तो आपको फ़ायदा हुआ ना, तो आप सरप्लस में कहलाओगे। आपका यही होता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बही खाता कह सकते हो आप तरीके से, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसे भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक। ओके, तो क्या कहता हूँ मैं, हाँ,
तो आप सरप्लस में कहलाओगे। अगर आपने कम मतलब बेचा है और आपके दोस्त ने ज़्यादा बेचा है तो आप क्या कहोगे, आप डेफिसिट कहलाओगे। डेफिसिट मतलब आप घाटे में चल रहे हो। और बैलेंस क्या होता है, बैलेंस बहुत कम देखने के लिए मिला, मतलब होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल समझ के चलो कि दोनों बराबर हो जाए, वो चीज़ है, ठीक है। और कमेंट में मेरे को बताना कि इंडिया का BOP बैलेंस ऑफ जो पी नहीं BOT कितना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है समझो ध्यान से। BOT क्या होता है, BOT जो होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। BOP क्लियर हो गया ना आपको, क्या होता है, दो देशों के बीच में जो बही खाता की लिखते हैं उसी को। BOT में क्या होता है ना कि दो देशों के बीच में तो सामान जा रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, केवल सामान नहीं सर्विसेज का भी आदान प्रदान चलता है। यानी इसने मतलब यूट्यूब पे मान लो काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक तरीके से सर्विसेज दे रहा हूँ, इसमें अमेरिका को भी फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, मेरे को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, हमारे देश को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये क्या होता है, सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो इस सर्विस को ही हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्या ऐड करना है, केवल और केवल क्या ऐड करना है, हमें ट्रेड को ऐड करना है। ट्रेड कौन सी, छूने वाली टेंजिबल चीज़ों को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ से मैंने भेज दिया कार, ठीक है, हमने कार बेचा, हमने यहाँ से हमने क्या बेचा, शैम्पू बेचा, ठीक है। जो चीज़ें छू सकते हैं उसको जब हम उसका जब व्यापार करते हैं तो वो होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। और कितना बैलेंस ऑफ ट्रेड है मैंने अभी पूछा और ये बता देना मेरे को, ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आपका इन्फ्लेशन वाला होगा। इसी को स्टेबलाइजेशन यानी इसी को ना नियंत्रण करने का काम किया गया था 1991 में, ठीक है। चलिए, तो इन्फ्लेशन जो है और उसका आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये चीज़ क्लियर हुई कि इन्फ्लेशन महंगाई होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो जो बही खाता जो मैंने कहा वही चीज़ होती है। तो ये है ना, बहुत बुरा हमारा सिचुएशन चल रहा था, बहुत महंगाई चल रही थी, हमारा सामान दूसरे देश में जा नहीं रहा था, बस आ ही रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, 1991 का रिफॉर्म किया गया था जिसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो 1990 रिफॉर्म पर आपका क्या हुआ था, आपको याद है ना कि हमारे पास केवल 14 और 15 दिन का क्या रह गया था ये, ठीक है, क्या रह गया था, स्टॉक मतलब फॉरेन रिजर्व रह गया था कि हम दूसरे देशों से सामान ले सकते हैं। एक तो हम खुद सामान बनाते नहीं थे, दूसरे पे निर्भर थे, एक तो उसके साथ साथ हमारा पैसा भी ख़त्म हो गया था, तो लोग खाएंगे क्या, ठीक है, इसे भूखमरी भी आ गई थी अच्छी खासी। तो यही इसी की वजह से 1991 का रिफॉर्म करना पड़ा था, हमें IMF के पास जाना पड़ा था। IMF ने बोला ठीक है मैं आपको 2.1 बिलियन का, ठीक है, लोन दे दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। जो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बंद थी इकोनॉमी बंद का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे से व्यापार नहीं किया करते थे, ठीक है। तो ये खोलना पड़ेगा आपको, फिर क्या करना पड़ेगा, LPG करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी जो आपकी नीति है, जो कठोर नीति है, जो किसके प्रति, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रति, वो ख़त्म करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन यानी दूसरे देशों के जो बंद कर रखा है इसे खोलो और दूसरे देशों के साथ व्यापार करो, अंधाधुंध व्यापार करो, ये चीज़ कहा गया था। तब से हम व्यापार करना शुरू किए थे, ठीक है, ओके। ये तो आपको कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद इन्हांस द सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेक्टर जो है वो इन्हांस किया था, ये बात सही है। BPO सेक्टर जो है हमारा वो स्पेशली बहुत तेज़ी से बढ़ा। हमारे इंडिया में चीप लेबर्स बहुत है, चीप लेबर्स वो मजदूर वाली बात नहीं कर रहा मैं, जो चीप लेबर्स जैसे कि BPO में काम करने वाले, फ्रीलांसर के एज अ काम करने वाले, ठीक है, ये जो होते हैं ये सारे के सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सस्ते में सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं कंपेयर टू द US और जो यूरोपियन जो नेशंस के मेंबर्स जो लोग होते हैं उनके हिसाब से, इसीलिए वो लोग इंडियन लोगों को ज़्यादा हायर करते हैं अपने कंपनी में, ठीक। ये क्लियर हो गया। इसमें भी इतना अभी नहीं देखना क्योंकि मैंने, अगर आपको और थोड़ा डीप देखना है तो LPG वाला देख लेना, तो आपको भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक, ओके। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना FDI के बारे में, ठीक है, FDI से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो ये जब हमारा LPG सुधार हुआ था तो हमने FDI 51% रखा हुआ था। FDI होता क्या है, ठीक है, पहले बात ये रखना, याद रखना 51%, ठीक है। FDI होता ये है ना कि ये मान लो देश है, ठीक है, अपना देश है, यहाँ पर एप्पल कंपनी आती है, एप्पल अपनी कंपनी फिजिकली, ठीक है, यहाँ पर खड़ी कर देती है, ठीक है, कहाँ पर, हमारी ज़मीन पर खड़ी कर देती है। और यह क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, मोबाइल का मैन्युफैक्चर करता है अंधाधुन, ठीक। और ये जैसे मतलब यहाँ पर हमारे प्लांट लग गया ना, किसका, एप्पल का प्लांट लग गया, तो इसी को कहते हैं FDI। और FPI क्या होता है, उसने क्या किया, ये हमारा देश है, यहाँ पर मेरी अपनी कंपनी है, ठीक है, और हम कुरकुरे बनाते हैं, और जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, उसने है ना स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी लग रहा है देखने में, इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये बड़ी होगी ये कंपनी तो मुझे भी फ़ायदा होगा, तो उसने स्टॉक्स खरीद लिया, तो वही होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ठीक है, पूछता है इससे क्वेश्चंस। और एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि 1991 में कितना FDI हुआ था, 51% हो गया था, और रिसेंटली ये कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, यानी 100% कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स छोड़ के, एटॉमिक सेक्टर्स हो गया, स्पेस का पूरा सेक्टर हो गया, ये सब, ठीक। चलिए, अशोक के बारे में तो हम अच्छे से देख ही चुके हैं अभी, ठीक है, कनिष्क हो गया, वही चीज़ हो गया। ये कनिष्क से ये याद कर लेना, इन्होंने सिल्क रूट स्टार्ट करवाया था, ठीक है, और ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। समुद्रगुप्त क्या बजाता है, वीणा बजाता है, ठीक है, ये ऐसे ना डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेता है आपका, ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट है ना आज, वैसे ही मैं बहुत डीप करवा चुका हूँ।
क्या क्वेश्चन है ये? तो ये है आपका 6 शेड्यूल से रिलेटेड। तो 6 शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल टू द नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इट एम्पावर्स द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक लॉ ऑन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। ओके, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले 6 शेड्यूल होता क्या है, एक बार शेड्यूल का रिवीजन मार ले जल्दी से, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। शेड्यूल 2 क्या कहता है, यानी इसमें बॉर्डर्स के बारे में है, ठीक है, ज़मीन के बारे में, कितना हमारी बाउंड्रीज़ है, ये सब चीज़ें बता रखी है। शेड्यूल 2 सैलरी के बारे में कहता है। शेड्यूल 3 ओथ के बारे में कहता है। ऐसे याद कर लो ना, पहले पैसे दो फिर मैं ओथ लूँगा, ठीक है। शेड्यूल 3 हो गया ना, ओके। शेड्यूल 4 हो गया राज्यसभा की सीट के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 5 जो हो गया, ये आपके किसी चीज़ की बात करता है, शेड्यूल एरियाज़ के बात करता है, ठीक है। शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता रखा है ना, कि ऐसी एरिया जहाँ पर ट्राइब्स रहती है ना स्पेसिफाइड, उनकी एरियाज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। शेड्यूल 6 भी शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करता है, लेकिन साथ में लेकिन ये केवल नॉर्थ ईस्ट की एरियाज़ की बात करता है, जिसमें आपके आता है, कौन सा आता है, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिज़ोरम आता है। मणिपुर इसमें नहीं आता, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आपका 7 है, ये लिस्ट के बारे में बात कर। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकर्रेंट लिस्ट होती है, इसके बारे में। यूनियन लिस्ट में केवल जो है ना, जो केंद्र सरकार है वही कानून बनाती है। स्टेट में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। और आपकी जो कंकर्रेंट लिस्ट है, इसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। और याद रखना, कंकर्रेंट लिस्ट में, ठीक है, 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स को उठा के इधर से, कहाँ से, स्टेट से उठा के इधर दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। 8वां किससे रिलेटेड है, ये आपका लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। कितने भाषाएं होती है टोटल हमारी, 22 भाषाएं। और याद रखना, पूछ लेता है इंग्लिश क्या इन 22 में से है, तो नहीं है, इंग्लिश नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। उसके बाद 9वां जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो इसी के थ्रू किया गया था, ठीक है। तो 10वां जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल के, है ना, अपने ना पार्टी को धोखा देकर जो भागेगा उसको है ना निकाल देंगे, उस पर केस चला देंगे, वही सब चीज़ें। उसके बाद 11वां जो है वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। और 12वां जो है वो आपका, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। यह जनरल तेजी से हमने रिविजन कर लिया। अब आते हैं 6th, मैंने आपको बताया 6th शेड्यूल के बारे में। उसमें पूछा क्या गया स्टेटमेंट में, ये बोला कि ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। गलत, अभी मैंने बताया कि ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से तो है, लेकिन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन से आपका, इसमें आपका त्रिपुरा है, इसमें असम है, इसमें मेघालय है, और इसमें आपका मिज़ोरम है। मणिपुर इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला, ठीक। उसके बाद इम्पावर्स द, ये इम्पावर करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, ठीक है। ये बात सही कह रहा है, मैं बताता हूँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है। तो दूसरा समझ आ गया, यानी इसका केवल 2 ही ठीक है, यानी 4th इसका आंसर। ये 4th है यार, ये है ना, इसको देखना पड़ेगा। ये मतलब ना सही से ट्रांसलेट कर तो रहा है, लेकिन नंबरिंग ठीक नहीं डाल रहा है ना। ओके, चलो कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, एक होता है आपका, 2 चीज़ बस ये देख लो कि ना, ख़त्म करते हैं फिर। एक होता है आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक। एक होता है आपका ये ट्राइबल, ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल होता है, ठीक। ये आपका 5th शेड्यूल में आता है, ये आपका 6th शेड्यूल में आता है। होता क्या है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में एडवाइस देने का काम करता है सरकार को। सरकार अगर मान लो इनके, मतलब ये दोनों में तो ट्राइब्स रहती है ना, जंगलों में ट्राइब्स रहती है। अब मान लो कि सरकार चाहती है वहाँ के लोगों का जाके पेड़ काटने के लिए, तो ये एडवाइस देंगे, जाके बोलेंगे सर मत काटो, हमारे इधर का पेड़ है, ये सब ऐसे से। तो इनको अगर मतलब दिमाग में बूझेगा तो ये वापस चले जाएंगे, नहीं तो ये है ना काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको परमिशन लेना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, बस ऐसे क्या देते हैं, एक सलाह देने का काम करते हैं, TAC, ठीक है, आपका ट्राइबल एडवाइस देने का काम करता है, एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। और इसी को लेकर तो जो सोनम वांगचुक है वही तो पागल हो रखा है कि हमें 5th शेड्यूल नहीं चाहिए, हमें 6th शेड्यूल चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो आप स्टेटमेंट 2 में देखा आपने। ये होता क्या है, ये होता क्या है कि मान लो कोई एक ज़मीन है, ज़मीन में ना मतलब ये ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ट्राइबल लोग अगर रह रहे हैं, अगर यहाँ पर सरकार चाहती है इनके पेड़ काटने हैं ना, पेड़ हटाओ पेड़ हटाओ, तो इनके पास बहुत पावर है, वो बिल्कुल उनको ना मना कर सकती है, भगा सकती है, ठीक है। तुम यहाँ पर ना घुसने तक नहीं दे सकती। तो ये एक्चुअली पावर होती है आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, ठीक है। ओके, तो सेकंड यही बात सही की थी, 6th शेड्यूल के पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बस यही अपना फर्स्ट स्टेटमेंट में अरुणाचल नागालैंड नहीं था। आपके 4 मैंने बता दिए कौन कौन थे, तो ये आपका 4th है, मतलब केवल ओनली 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, यहीं तक ना रोक देते हैं ना, ठीक, रोक देते हैं। अभी मेरे को ना थोड़ा जो आंसर शीट चेक कर दी है मैंने, एक कुछ 4-5 रह रहे हैं, तो उसको चेक करके ना पब्लिश भी करना है, नहीं तो आप बगावत कर दोगे। 1857 के बाद की लड़ाई है ना, यहीं पर होगी, एस्पिरेंट्स GS के खिलाफ। हाँ चलिए, ख़त्म करते हैं क्लास को। और कल का शेड्यूल मैंने डाल दिया है,
किस में, इन्हेंसर में। इन्हेंसर को है ना आप देखते रहना, इन्हेंसर को पूरा का पूरा शेड्यूल है, इसमें सब कुछ है यार उसमें, है ना। मैंने बना रखा है, ऐसे नहीं बना रखा कि बस केवल है ना पढ़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। उसको यूज़ करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर एक हफ्ते बाद अगर मुड़ के देखो ना तो खुद पता चलेगा कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है आपका, ठीक। ओके, और बता देना कि क्लास थोड़ी स्पीड में तो नहीं ले रहा मैं कहीं, मतलब यार ठीक है जितना मैंने समझाना था, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्लास में, बहुत डीप पढ़ रखा है। अब इसमें मैं डीप में जाऊंगा तो है ना दिक्कत हो जाएगी, और मैं रैंडम जाना नहीं चाहता, मैंने बता दिया। रैंडम जाऊंगा तो दिक्कत क्या होगी, आपको अच्छे से आइडिया। अगर मैं रैंडम गया तो भाई हमारा जो सिस्टमेटिक जो है, ठीक है, तरीका है जो पढ़ने का, वो ख़राब हो जाएगा, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। कि हम कि सोचते हैं हम 10 चैप्टर्स जो है हम 10 टॉपिक से उठाएंगे, एक हफ्ते में पढ़ेंगे, उसको इतने अच्छे से करेंगे कि पूछने तो जहाँ से पूछना है वहाँ से हम क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा अप्रोच रहता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं है ना ये रैंडम नहीं उठा रहा हूँ चीज़ों को जैसे हम पहले उठाते थे। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि उसमें हम एक फैक्ट करते थे, तो एक फैक्ट में मतलब एक क्वेश्चन करते थे तो एक क्वेश्चन में लगभग आपके 5-6 फैक्ट हुआ करते थे। उसके हम 3 स्टेजेस क्या करते थे, तो मान लो आपके लगभग 10 फैक्ट तो मान के चलो, तो ऐसे ही करके हम 10 क्वेश्चन करते तो 100 फैक्ट तो यार इंसान कहाँ से याद करेगा एक दिन के अंदर 100 फैक्ट, तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ चलो जी, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच।